प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन हम लोगों को करना है। यहाँ पे आज अगर तुम वो टर्म सीखेगा, मतलब लगभग मैग्नेटिज्म के लास्ट क्लास के ऑलमोस्ट हम लोग हैं, नहीं तो सेकंड लास्ट होगा, जहां हम लोग है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन में अंतर देखेंगे। आप पूरा का पूरा डिस्कशन जो आप मैग्नेटिज्म में किए हैं आप उसको ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखे हैं, याद है? आप हर जगह लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यस सर। चलो अब इन सब टर्म में मीनिंग डिफरेंस इन सबको जरा समझना है। सबसे पहला टर्म अराइज करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। H से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H वेक्टर, ठीक है। स्पेस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये रहा स्पेस है, वैक्यूम है। Number of magnetic field lines per unit area, number of magnetic field lines per unit area is called magnetic field intensity। उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, अगर हम लोग यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्ले, तो जो आएगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज H वेक्टर। तो फिर सर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिस्कस करते हैं magnetic field induction, B field is nothing else but simply number of magnetic field lines per unit area in any medium। किसी भी मीडियम के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इनसाइड एनी मीडियम, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन एनी स्पेस। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस, क्या बोला? हम दिखा रहे हैं ना अभी इधर। यहाँ जरा गौर करना, यहाँ पे जरा गौर करना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है स्पेस पे। अब तुम क्या किया, तुम इसमें एक मीडियम ले लिया, मान लो ये एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पहले था वैसे नहीं रहता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के हिसाब से या तो उस मीडियम के अंदर बढ़ जाता है या उस मीडियम के अंदर घट जाता है, ठीक है, लाइक दैट। देखो हम ऐसे स्पेस वाला बना रहे हैं, अभी हम है ना सॉलिड से ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल होगा, अभी हम स्पेस वाला बना रहे हैं। ऐसा मान लो मेरे पास जो सब्सटेंस है वो एक ऐसा है जो मीडियम के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है। तो देख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मीडियम की तरफ ऐसे खींचा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मीडियम के अंदर ऐसे खींचा जाता है।
बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीडियम के अंदर आता है। क्या आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो B है, और एयर में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो H है। Inside this medium, number of magnetic field lines per unit area is B magnetic field induction। एयर या स्पेस में यहाँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज H। अब स्टूडेंट को डाउट कि फिर सर अर्थ पे क्या ले? ध्यान रखना, अर्थ इज अ मीडियम, अर्थ एक मीडियम है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को मॉड्यूलेट करके रखता है। सो हम लोग हमेशा B लेके डिस्कशन करते हैं, कभी भी H लेके नहीं करते। H के लिए हमको वैक्यूम में जाना पड़ेगा जहां कोई फील्ड लाइंस नहीं है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उसको हम लोग H कहेंगे। लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर ले जहां H से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसको हम लोग B कहते हैं, B कहते हैं। ठीक है, तो B का पढ़ाई होता है। आप कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं तो ये मान के चला जाता है कि एक मीडियम उसके अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पे चर्चा करते हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब इन्हीं का रेशियो एक अगला तीसरा टर्म होता है, दिस इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज B by H। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is called मैग्नेटिक परमेबिलिटी। उसी को आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। तो जो भी आप म्यू का वैल्यू लिखते थे ना, वो हमेशा B by H होता था। B by H मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्थ एक टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव permeability, relative permeability mu r। Obviously that relative permeability is permeability of any medium to permeability of space, permeability of medium to permeability of space, इसी को हम लोग कहते हैं relative permeability। ठीक है ना, mu r relative permeability, permeability of any medium to permeability of free space is called relative permeability। एकदम थ्योरी है, थ्योरी याद। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस तो 1 हो जाएगा ना? क्यों? म्यू नॉट का वैल्यू नहीं लिखा है? म्यू नॉट का वैल्यू लिखा है ना, 4 पाई into 10 to the power -7। यस, वही है। ठीक है, अभी देखो अगला एक टर्म आता है मैग्नेटिक अगला एक टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I वेक्टर से। ये क्या है?
जब भी आप किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब भी आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called intensity of magnetization, उसको आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद उसमें और भी बहुत सारा है, दिखाएंगे। नोट करो अच्छे से। मान लीजिए जैसे वहीं से आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सपोज हम लोगों के पास ये एक रॉड है, मैग्नेटिक मटेरियल। इस रॉड का लेंथ है L और इसका एरिया है A। जब हम लोग इसको किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इधर डेवलप हो गया हम लोगों का -qm और इधर डेवलप हो गया है +qm। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ, क्या हम उसको qm into L लिख सकते हैं? बोलो बोलो। यस सर। qm into L। अब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो है क्या? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर। So I vector is equals to qm into L by volume area of cross section into L। दोनों L कैंसिल, क्या हम लिख सकते हैं qm into A। qm into A itself have its meaning। qm into A जो है उसका खुद का भी एक मीनिंग है। उसका खुद का मीनिंग क्या है कि डायपोल स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक डायपोल में हम लोग पढ़े थे, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको भी आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन per unit area of cross section is called intensity of magnetization। intensity of magnetization। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक अगला टर्म इसमें इंट्रोड्यूस होता है, शायद कितना नंबर था, 5 6। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। एक्स जैसा लिखेगा लेकिन एक लाइन ऐसा बड़ा होगा, इसको कहते हैं काई, CHI काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है वो देखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नथिंग एल्स बट सिंपली I/H। I/H का मतलब बताओ। I/H का मतलब है कि जब आप किसी सब्सटेंस के ऊपर H अप्लाई करते हैं, जब आप किसी सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस अपने नेचर के हिसाब से अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, उसको यह रिप्रेजेंट करता है I, कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में आया। देख रहे हैं ना? फिर से जब आप किसी सब्सटेंस पे H अप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस अपने नेचर के हिसाब से अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। अभी तुम ही बताओ
अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए आयरन पे और स्टील पे तो कौन अच्छा रिस्पॉन्स शो करता है? आयरन। बस हम वही बात कर रहे हैं। और उस रिस्पॉन्स में मतलब मैग्नेटिक रिस्पॉन्स, तो जितना भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप होता है, आई डेवलप होता है पर यूनिट अप्लाइड एज, उसी को आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन per unit applied magnetic field intensity is called intensity of magnetization per unit applied magnetic field intensity is called magnetic susceptibility, उसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास है सीधा सीधा टर्म्स। अब जरा इसका मीनिंग देखो और समझ लो। एक रिलेशन भी है हम लोग के पास, रिलेशनशिप बिटवीन काई एंड म्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू के बीच का रिलेशन। हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग एल्स बट सिंपली आई प्लस जो बी होता है वो एक्चुअली वेक्टर सम होता है आई और एच का। बी इज द वेक्टर सम ऑफ आई एंड एच। बोलेगा सर ये क्या लिख दिए, कहां से आया? सोचिए। देख, जब आप किसी सब्सटेंस पे H अप्लाई करेंगे ना तो वो एक्चुअली दो काम कर सकता है। एक, I उधर ही डेवलप करे जिधर H है। देख, I भी एक वेक्टर है, I उधर ही डेवलप करे जिधर H है, या फिर I उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करे जिधर H है। मतलब H अगर I कैप की तरफ है तो I भी I कैप की तरफ डेवलप हो, या H अगर I कैप की तरफ है तो I माइनस I कैप की तरफ हो। ये दो चीज हो सकता है। अब H और I सब्सटेंस के अंदर दो वेक्टर है, एक है H और एक I। यही देखो, सब्सटेंस के अंदर H भी है, सब्सटेंस के अंदर I भी है। अब अगर H और I दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा तो सब्सटेंस के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक तरफ है। और अगर सब्सटेंस के अंदर का I H के अपोजिट में होगा तो सब्सटेंस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड H से कम होगा, अप्लाइड H से कम होगा। जो रिजल्टेंट होगा I और H का, याद रखना, वो बी फील्ड होता है। मतलब रिजल्टेंट ऑफ I एंड H इज कॉल्ड बी फील्ड। सो B इज I प्लस H। अभी ऊपर देखो, जहां I है क्या म्यू H लिख सकते हैं, काई इंटू H प्लस H। सो B विल बी इक्वल्स टू H कॉमन काई प्लस 1। B में H से डिवाइड कर दो काई प्लस 1, और B में H से डिवाइड करने का मतलब म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ठीक है, दिस इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ये चीज चलता है। अब यहां के बाद जो टर्म स्टार्ट होता है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तीन तरह का, magnetic properties of substance. First is called diamagnetic substance. Second is paramagnetic substance,
एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगला टॉपिक यही तीन है, नोट करो यहाँ तक फटाफट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। हर इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से individual atoms have zero dipole moment। इंडिविजुअल एटम्स के पास जीरो डायपोल मोमेंट होता है, मतलब हर एटम में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। क्या आपको केमिस्ट्री का लैंग्वेज याद है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ही मैग्नेटिक डायपोल डेवलप होता है? यस सर। तो अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सो देयर इज नो डायपोल फॉर ईच एटम। अगर कोई डायपोल नहीं है एटम में तो आप जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में लेते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एमिनेट लेंगे ऑफ सब्सटेंस तो वो आएगा जीरो। अब आप क्या करते हैं, आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेट substance is placed in external मैग्नेटिक फील्ड। जब आप उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is produced in opposite direction of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि जब आप इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो भी बी फील्ड होता है उसके अपोजिट में एक एम डेवलप होता है। अब आगे समझना, क्या आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता माइनस एम डॉट बी? बोलो बोलो। यस सर। तो क्या यहाँ पे माइनस साइन में माइनस एम बी कॉस 180 लग जाएगा? तो मेरे u का वैल्यू हो गया एम बी, सही है? अब आप देख के बताइए, m तो चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा b, तो होगा क्या? मेरे हाथ से ये चौक जब जब छूटता है, नीचे ही गिरता है। पता नहीं ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों नीचे ही गिरता है ऊपर नहीं जाता? क्योंकि नीचे गिरने से उसका एनर्जी कम हो जाता है। बात समझे? नीचे गिरने से उसका एनर्जी घटता है, इसलिए वो नीचे गिरता है, जिसको आप ग्रेविटी बोल रहे भाई। ठीक है, अब सुनिए, आप जब तक इस सब्सटेंस को पकड़ के रखे, अगर आप ये आपके हाथ से छूट जाए तो आपके हाथ से छूटने के बाद उधर मूव करेगा जिधर जाने से इसका एनर्जी डिक्रीज हो। क्या सही है? ये सर इक्विलिब्रियम में जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इसका एनर्जी घटने के लिए आखिर किधर मूव करेगा? तो अगला पॉइंट 180 डिग्री पर घूम जाए। अरे घूमेगा नहीं यार, मूव करेगा। व्हेन सब्सटेंस इज free to move, it moves towards weak B-field ब्रैकेट में away from
magnetic field. So we can say that magnetic field repel that substance. मतलब बताइए सर। देख मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर से इधर अप्लाई है तो जैसे जैसे आप यहाँ पे यहाँ से राइट की तरफ जाते हैं, यहाँ से आप राइट की तरफ जाते हैं, लगेगा बी फील्ड डिक्रीज कर रहा, सही है? क्या बोलता है? बी फील्ड डिक्रीज करेगा ना जब वो जाएगा उधर। तो अगर तुम्हारे हाथ से ये सब्सटेंस छूट गया तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा। तो आप बोलते हैं इसको जनरल भाषा में कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े? यस सर। फिर से सुनो, अगर मेरा ये सब्सटेंस हाथ से छूट जाए तो ये मूव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में मूव कर रहा है, या जनरल भाषा में बोले तो हम लोग ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर रहा है, अपने से दूर भेज रहा है। क्या समझे? यस सर। तो अब देखिए, इतना जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया इन सब के पीछे का एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगा। दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होता क्या है कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से एक एक एटम का डायपोलमेंट जीरो होता है, तो सब्सटेंस का नेट डायपोलमेंट भी जीरो होता है। जब हम उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक एम डेवलप होता है जो अप्लाइड बी फील्ड के अपोजिट में होता है। तो एनर्जी क्राइटेरिया पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम सब्सटेंस को फ्री छोड़ दें मूव करने के लिए तो सब्सटेंस हमेशा वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा। वीक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्सन शो करेगा, एंड दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। इज दिस क्लियर? सर तो मैग्नेट है तो रोटेट भी कर सकता है अपने एनर्जी घटाने। रोटेट करने के लिए यहाँ टॉर्क का वैल्यू जीरो नहीं है, टॉर्क में होता है mv sin थीटा। अच्छा हाँ, यस सर। थीटा 180 जीरो ना? यस सर, यस। ठीक है। अब जरा इसका दूसरा डायग्राम देखो। इस सिचुएशन में होता क्या है? इस सिचुएशन में होता ऐसा कि ये अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को कुछ इस तरह से मॉड्यूलेट करता है। समझिएगा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को कुछ इस तरह से मॉड्यूलेट करता है, डिफॉर्म करता है। सो सब्सटेंस को जरा गौर से देखो, तुमको अपने आप दिखेगा कि B का वैल्यू H से छोटा है। क्या बोलता? सही है? यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा? B H से छोटा है। दूर दूर है सर अंदर में। हाँ, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसलिए हमारा B H से छोटा है। अगर B H से छोटा है तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे म्यू इज इक्वल्स टू B बाई H, तो इसका मतलब म्यू 1 से छोटा होगा। थर्ड देखो, क्या हम लोग पढ़े थे? म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई। सो काई इज स्मॉल नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नहीं होगा काई तो ये 1 से छोटा कैसे होगा? समझे क्या? यस सर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में फिगर देख लो, B H से छोटा होता है, म्यू 1 से कम होता है, जो काई है वो नेगेटिव होता है। ये तीनों याद रखना। समझे? यस सर। ये सारा नोट करो, हम इन सब चीज को कहानी में डिक्टेट करके बोलेंगे, तुम लिख लेना। पहले नोट करो इसको अच्छे से। हो गया? यस सर। लिखो, थोड़ा स्टेटमेंट लिखो नीचे। नीचे लिखना
those substance in which all electrons are paired, those substance in which all electrons are paired, and in external magnetic field, they are weakly repelled by magnetic field. So they are weakly repelled by magnetic field. They are weakly repelled by magnetic field, comma, are known as diamagnetic substance, are known as diamagnetic substance. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना. In case of diamagnetic substance, all electrons are paired. So magnetic dipole moment of each atom is zero. So magnetic dipole moment of each atom is zero. Magnetic dipole moment of each atom is zero, comma, net dipole moment of substance is zero. Net dipole moment of substance is zero. Net dipole moment of substance is zero. But when external magnetic field is applied, comma, a small magnetic dipole moment is produced in opposite direction of applied magnetic field. In opposite direction of applied magnetic field. In opposite direction of applied magnetic field. First up. So to decrease its energy, if substance allowed to move, comma, it moves. If substance allowed to move, comma, it moves from strong magnetic field to weak magnetic field. From strong magnetic field to weak magnetic field. Or we can say that magnetic field repel that substance. Magnetic field repels that substance.
ठीक है। यस सर। तो ये था तुम्हारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में ये था। हो गया चलेगा? यस सर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो याद रखना each atom have some अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए हर एक एटम का, each atom have some dipole moment, हर एक एटम का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा। बट होता ये है, बट इन absence of external magnetic field, due to random orientation of magnetic dipoles, mnet 0। मतलब क्या कि देख भाई ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के हर एक एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन होता क्या है ना कि वो सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से उन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? 0। अब देखिए जब आप एक्सटर्नल बी फील्ड अप्लाई करते हैं, इसका एमनेट है 0, in external magnetic field all magnetic dipoles are aligned in direction of B। जैसे ही आप इसके ऊपर एक बी फील्ड अप्लाई किए, इसके अंदर का जितना भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो सब इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में एक एम डेवलप हो गया, ठीक है, अलाइंड इन डायरेक्शन ऑफ दिस। अब जरा देखो एनर्जी को, एनर्जी होता माइनस एम बी डॉट प्रोडक्ट, तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी ही ना बचेगा। अब जरा सोचना कि यहाँ माइनस साइन को ध्यान रखना, यहाँ माइनस स्क्वायर माइनस साइन दिखाता है कि B जितना बड़ा होगा, B जितना बड़ा होगा U उतना ही कम होगा। क्या बोलता, सही है? यस सर। B बड़ा होने का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड ना। यस सर। तो अगर आपका सब्सटेंस हाथ से छूट जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा, उधर जाएगा, तो आप बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या समझा? यस सर। ठीक है।
तो अगर हम लोग एनर्जी को घटाना चाहें, टू डिक्रीज दिस एनर्जी, to decrease this energy, if substance is free to move, it moves towards a strong magnetic field. Strong magnetic field attracted by magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको एक बार में देखो। अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर से इसके अंदर खींचा जाता है। अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर से इसके अंदर खींचा जाता है। तुरंत इसको डायमैग्नेटिक से कंपेयर करो, तुरंत इसको डायमैग्नेटिक से कंपेयर करो, तुमको पता चलेगा कि इस सब्सटेंस के अंदर जो B है वो H से बड़ा है। क्या बोलता, सही है? यस सर। अगर B H से बड़ा है तो क्या मेरा म्यू जो एक्चुअली B by H होता है, क्या वो म्यू 1 से बड़ा है? और थर्ड म्यू होता है 1 प्लस काई। इसका मतलब ये है कि सो काई इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। सर स्मॉल एंड पॉजिटिव क्यों लिखें? क्योंकि भाई अगला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें काई जो है वो हाईली पॉजिटिव होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में काई जो है वो स्मॉल पॉजिटिव होता है, कम पॉजिटिव होता है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसको नोट करने का जगह छोड़ दीजिए आप, हम जो बोल रहे हैं पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए, लिखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, दो सब्सटेंस इन विच few unpaired electrons are present with each atom. Few unpaired electrons are present with each atom, comma are weakly attracted by magnetic field. Are weakly attracted by magnetic field. नीचे लिखना, in case of paramagnetic substance, due to presence of unpaired electron, due to presence of unpaired electron, comma each atom have some magnetic dipole moment. Each atom have some magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. But in absence of external magnetic field, but in absence of external magnetic field, but in absence of external magnetic field, comma due to random orientation of magnetic moments, due to random orientation of magnetic moments, comma net magnetic moment is 0. Net magnetic moment is 0.
full stop. When external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied, comma, all magnetic dipole moments are aligned. All magnetic dipole moments are aligned in direction of magnetic field. All magnetic dipole moments are aligned in direction of magnetic field. So, a strong magnetic dipole moment, a strong magnetic dipole moment, a strong magnetic dipole moment is produced. A strong magnetic dipole moment is produced in direction of B field. A strong magnetic dipole moment is produced in direction of B field. First stop, आगे लिखो. To decrease its energy, if substance is free to move, comma, it moves from weak magnetic field to strong magnetic field. It moves from weak magnetic field to strong magnetic field. Weak magnetic field to strong magnetic field. Comma, we can say that substance is attracted by magnetic field. We can say that substance is attracted by magnetic field. हो गया सभी का? यस सर. तो एक बच गया फेरोमैग्नेटिक, अगले दिन करेंगे. आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बोर्ड तक में ये क्वेश्चन आता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पे नोट्स लिखने, मतलब वो अपने तरीके से पूछता है. बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए इसका एक एक लाइन ध्यान रखना, एक से एक क्वेश्चन मिलता है, वो सब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्लियर? अगले क्लास में ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे देखते हैं.